In that Prashant Bhushan has been rushed inside his chambers in the Supreme Court. Basically, the senior lawyer was manhandled by members of the Sri Ram Seni after certain comments he made is taking place in his chambers. नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। प्रशांत भूषण के बारे में आज काफ़ी चर्चा हो रही है और पिछले इनफैक्ट एक सप्ताह से काफ़ी चर्चा हो रही है कि कैसे उसने कंटेम्प्ट किया था कोर्ट का, चीफ जस्टिस के अगेंस्ट डायरेक्ट, मतलब ऐसे ऐसे लांछन लगाए, ऐसे ऐसे कंजेक्चर से एक तरह से कह सकते हैं अटकलें लगाई, जिसमें से एक तो ये था कि वो जो हार्ले डेविडसन बाइक पे बैठे हुए थे, वो स्टैंड लगा हुआ था और वो बाइक इंथुजियास्ट आदमी है तो ही कैन जस्ट ट्राई ऑन द बाइक, वो बैठ के जांच रहे होंगे या जो भी बात, उसमें यहाँ तक कह दिया, मतलब घुमा फिरा के एक तरह से किसी भाजपा नेता ने उसको घूस में दिया, इस तरह की बात हुई। लेकिन ये मेन बात नहीं है जिसको लिबरल लॉबी जो है मुख्य बात की तरह जो है प्रोजेक्ट करना चाह रही है कि बताइए बाइक पे बैठा था, उस पर लिख दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। नहीं, इससे भी ख़तरनाक दूसरी बात थी कि उन्होंने लिखा दूसरे ट्वीट में कि भारत में पिछले 6 साल में जितने चीफ जस्टिसेस आए हैं करप्ट हैं, और ट्वीट में लिख दिया स्पिट एंड थ्रो वाली, मतलब रन वाली बात कि लिख के और गायब। कैसे हैं वो करप्ट हैं तो तुम सबूत लाओ ना, सबूत जुटाओ। तो प्रशांत भूषण ने कोई सबूत नहीं जुटाया और प्रशांत भूषण का पिछले 10 सालों में एक हिस्ट्री रहा है कि लगातार उन्होंने सीधे चीफ जस्टिसेस ऑफ इंडिया पे, मतलब उनका 2009 का एक केस अभी तक चल रहा है, हम उनके सारे केसों के बारे में पिछले मतलब 11-12 सालों में उन्होंने जिस जिस तरह की बेहूदगियाँ की, और बेहूदगी ही उसको कहा जा सकता है, और ख़ास करके जब उनके विशेज के अगेंस्ट नहीं जा रहा हो डिसीज़न, तब वो सीधा जो है पूरी सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्था पे ही, पूरे इंडियन जुडिशियल प्रोसेस पे ही, न्यायिक व्यवस्था पे ही सीधा कमेंट करने लगते हैं कि ये तो बिक चुकी है, घूस लेने की बातें कर देते हैं और करप्शन के चार्जेस लगाते हैं, जिसमें लेश मात्र का भी, मतलब कोई साक्ष्य नहीं, कुछ नहीं। किसी एक वामपंथी पोर्टल पे जाके कोई लेख लिख देगा, किसी पोर्टल को इंटरव्यू देगा, किसी मैगजीन को इंटरव्यू देगा, और वहाँ से ये लोगों के बीच एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्था के प्रति एक दुर्भावना डालना चाहते हैं और उसकी पूरी अथॉरिटी को डाइल्यूट करना चाहते हैं कि ये संस्था भी जो है बर्बाद। हम आगे के हिस्से में उनके द्वारा कब कब उनके ऊपर कोर्ट के कंटेम्प्ट का या कोर्ट के साथ जो है कंट्रोवर्सीज उनकी जो चली हैं, बड़ी बड़ी मेजर कंट्रोवर्सी, उस पर बात करेंगे। एक बात और आती है कि जब हम इन लोगों की बातें करते हैं सीनियर लॉयर्स की, प्रशांत भूषण जो है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, जो कि काफ़ी एक बहुत ही बाओहदा होता है, और उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के कुछ तय नियम हैं जिससे आपको अग्री करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि यू आर अ सीरियस लॉयर, आप एक गंभीरता से देखे जाने वाले हैं और आपके क्रेडेंशियल्स उस तरह के थे कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको उस तरह का ओहदा दिया है, पोजीशन दिया है, उस तरह का एक स्टैचर दिया है आपको। लेकिन इन्हीं लॉयर्स में से कुछ लॉयर्स ऐसे हैं जिनके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, वो राजनीति में या तो जाना चाहते हैं, किसी को राज्यसभा जाना है, तो ये लोग क्या करते हैं कि या तो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडे को, और पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा क्या होता है, वो होता है सीधा कि जो अभी रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट किसी भी बात पर हो हल्ला मचाना और उसके अगेंस्ट कोई रूलिंग ले आना, उसके अगेंस्ट, मतलब एक तरह से पब्लिक परसेप्शन को मोड़ने की कोशिश कि पब्लिक में इस तरह के शब्द जो है जाएं, इस तरह के विचार जाएं कि जुडिशरी भी जो है बिक गई है, वो सरकार के साथ हो गई है, मतलब एक तरह से पूरी न्यायिक व्यवस्था को भी डीलेजिटिमाइज करने की कोशिशें होती हैं। और ऐसे कई लॉयर्स हैं जो उधर हारेंगे, सोर लूजर्स जिसको बोलते हैं, कि जो जब तक उनके द्वारा फाइल किए गए पिटिशंस, उनके द्वारा लड़े जा रहे केस में उनको उनके फेवर का मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 बजे रात में कोर्ट खुल गया तो बड़ी अच्छी बात है, लोकतंत्र ये सब हो जाता है, लेकिन 2 बजे रात में कोर्ट खुलने के बाद भी वही कोर्ट जब डिनाई कर देता है इनके पिटिशन को कि नहीं, कोई रिव्यू पिटिशन नहीं होगी, इस तरह की चीज़ नहीं होगी, और उसे याकूब मेमन को फांसी दी जाए,
तब ये लोग लिखते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं। और इसमें अगर आप घुसते चले जाएंगे तो जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स हैं, टेररिस्ट्स हैं या नक्सलाइट्स हैं, अर्बन नक्सल्स हैं, इन सब पे जब भी केस चलता है तो ये लोग यही लाइन लेते हैं। और बाकी समय में इनको मतलब किसी अपराधी को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी सजा, मान लीजिए कि कोई रेप का अक्यूज्ड नेता है, वो भाजपा से हो सकता है ताल्लुक़ रखता हो, उस पर अगर कोर्ट ने कुछ डिसीजन दे दिया, तब ये लोग कहते हैं हाँ लोकतंत्र की जीत हुई है, अभी भी कोर्ट कचहरी जो है इस देश में बचा हुआ है, उस पर आस्था लोगों की बनी हुई है। लेकिन इसके उलट मतलब छोटी छोटी चीज़ में, ऐसे पिटिशंस में जहाँ ये एक्चुअल में न वादी होते हैं न प्रतिवादी होते हैं, ये जो है कोई एक रूलिंग आई या कोई निर्णय हो गया तो उस पर ये 2 ट्वीट मार देंगे अगर इनके विचारधारा के साथ में, जबकि वकील का या जजों का या जुडिशियल प्रोसेस से जो जुड़े हुए ऑफिसर्स होते हैं, लॉ और लीगलिटीज़ को जानते हैं, वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि आप जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि पिछले 6 साल में जितने चीफ जस्टिसेस आए हैं इंडिया के, सारे जो है करप्ट रहे। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने जो है पार्लियामेंट को डिसमिस नहीं कर दिया, बोल देते कि ना फ्रेश इलेक्शंस करवाओ। उन्होंने राफेल पे जो उनके फेवर में जाने वाला वर्डिक्ट नहीं दिया। कोल स्कैम, मतलब आप देखे जाए तो फहरिस्त लंबी होती चली जाती है। और ये लोग इसी में खुन्नस खाए रहते हैं कि लेफ्ट क्यों नहीं आ रहा है पावर में, वामपंथियों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, वामपंथियों को जो फंडिंग मिल रही थी, जो तमाम एनजीओज थे उन पे जो नया एक्ट लाके 20,000 के करीब एनजीओ जो फॉरेन से पैसा लेते थे इधर उधर से इलीगल एक्टिविटीज़ में, मतलब कन्वर्जन और तमाम तरह की चीज़ों में इंडल्ज हुआ करते थे, उन सब को जब इस सरकार ने मतलब एक तरह से बंद कर दिया, उनके पास पैसे आने बंद हो गए, तो ये बिलबिलाने लगे। और तब उनकी एक्टिविटी जो नक्सल मतलब गतिविधि एम्बुशेस कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा मतलब बटालियन को 64 जवानों को जो है बलिदान कर देते हैं, उनको घेर कर उनकी हत्या कर दी जाती है, सरकारी कर्मचारी हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। ये सब जब तक होता रहता है तब तक इनकी लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था में आस्था बनी रहती है। लेकिन कोई नक्सली है जो जिसे अर्बन नक्सल बोला जाता है, कोई प्रोफेसर बन के कहीं पे किसी कॉलेज में प्रोपेगेंडा अपना चला रहा है, इनफैक्ट राइट्स को इंसाइट कर रहा है, जैसे अभी की ब्लैक लाइव्स मैटर वाला वहाँ पे दंगा हो रहा था यूएस में, जो इस मूवमेंट के सपोर्टर थे वो खुल्लम खुल्ला आगजनी कर रहे थे, लोगों की हत्याएं मतलब करने के फिराक में थे, घेर घेर के मार रहे थे लोगों को। उसके बारे में देख के यहाँ के अर्बन नक्सल्स जो हैं या आप एक तरह से कह सकते हैं क्लोजेट टेररिस्ट जो हैं, वैचारिक आतंकवादी हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं कि भारत में लोग सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे। इनकी समस्या यही रही है मूलतः कि लोग सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं। मतलब आप देखें कि डिमोनेटाइजेशन हो जाता है, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि थोड़ा कष्ट आप लोग झेलिए, इस तरह की बात होती है, लोगों ने झेला। जीएसटी आया, उस पर भी ये लोग पूरा प्रपंच फैलाते रहे, राफेल पे प्रपंच होता रहा, 370 हो गया, लोग सड़कों पे नहीं आए। मतलब कश्मीर जो है एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरा देश में आग लगा दिया जाएगा, 3 तलाक का मुद्दा आ जाता है, राम जन्मभूमि आ जाता है, सीए आ जाता है, और सीए के बाद इनको आंशिक सफलता मिलती है जब दिल्ली में दंगे होते हैं। तमाम बात अगर आप एनालाइज करें तो आपको यही लगेगा कि इन लोगों को कहीं ना कहीं ये अर्बन नक्सल्स या वामपंथी विचारधारा से अलाइंड लोग जो इस देश में आग लगाना चाहते हैं, देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं, वो लोग जब भी कुछ करना चाह रहे थे और इनके खिलाफ चाहे सोशल मीडिया हो या लीगल तरीके से सरकारों ने यूएपीए के तहत जो है काफ़ी मामले जो है बनाए हुए हैं, इन पे केसेस चल रहे हैं, तो ये बिलबिलाहट जो है इस पूरे गैंग को काफ़ी समय से दिखती रही है। तो प्रशांत भूषण का जो मामला है, और इसका तो ये मतलब बिहार में एक शब्द है पतित खंती, मतलब वो पतित होता है एक तो गिरा हुआ, और उसमें भी जिसको मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो उसी तरह के काम किए जाता है, उसको बार बार फटकार मिल रही है, बार बार उसको डिमीन किया जा रहा है, बार बार उससे माफ़ी मंगवाई जा रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो वही करेगा जो वो करता आया है, मतलब वो उसी तरह के दुष्कृत्य जो है करता रहेगा। तो उसी तरह का आप पैरेलल्स ढूंढ सकते हैं प्रशांत भूषण के बारे में, जिसके मैं कम से कम अभी दर्जन भर केसेस सुनाऊंगा जो 2009 से लेकर 2020 तक ये कैसे खास करके एक
जज से, जो जस्टिस अरुण मिश्रा हैं, उनसे तो ये काफ़ी बार उलझ चुका है कोर्ट में। मतलब हाई पिच में बात करना, वॉकआउट कर जाना कोर्ट रूम से, मतलब ऑलमोस्ट एक तरह से, चूँकि आप गाली दे नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी ये कह देना कि आप, तुम्हारा मन है जो भी कहने का। अंग्रेज़ी में चूँकि सुप्रीम कोर्ट में बातचीत होती है तो उसी तरह आप उसी लहजे में समझें कि यू आर द लॉर्डशिप्स एंड जजेस, यू कैन डू वट एवर यू कैन, इस तरह की बातें करके वॉकआउट कर जाना। और उसके बाद फिर एक पूरा सिस्टम बैठा हुआ है जो ट्विटर पे लिखेगा कि बताओ, मतलब एक सीनियर लॉयर जो है इस तरह से उद्विग्न हो जाता है, इस तरह से परेशान हो जाता है कि उसको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना होता है। वो लोग जो ऐसा लिखते हैं वो ये भूल जाते हैं कि ये तो हिस्ट्री शीटर है उस मामले में, इस तरह के काम करने में इसका तो पूरा इतिहास रहा है। 2009 में तहलका को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें सीधे कह दिया 16 चीफ जस्टिसेस रहे हैं, उसमें से आधे जो है वो करप्ट थे। अब ये एकदम अनफाउंडेड एलिगेशन, ये वही रैंडम चीज़ है जो जैसे सड़क पे चलता हुआ व्यक्ति कह देता है कि सारे पॉलिटिशियन तो बेकार ही होते हैं, करप्ट ही होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, बलात्कारी होते हैं, हत्यारे होते हैं। ये नॉर्मल आदमी जो अनइन्फॉर्म्ड है वो इस तरह के विचार रख सकता है, लेकिन एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एक सीनियर लॉयर जो है वो इस तरह की बात करता है तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। लोगों को लगता है कि ये तो जुडिशियल सिस्टम का ही आदमी है। ये आदमी आखिर ये बोल रहा है कि 16 में से 8 जजेज जो हैं, आधे जजेज जो हैं वो बेकार हैं, वो करप्ट हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद तो कुछ तो फैक्ट्स हुए होंगे। और ये मैगज़ीन में आता है, मैगज़ीन बहुत लोग पढ़ते हैं, तो मुख्यतः इन लोगों का परसेप्शन यही रहा है। और ख़ास करके सीनियर लॉयर्स के मन में एक, आप कह सकते हैं कि जजेज को लेके एक अलग तरह की भावना होती है। उनको लगता है कि ये हमसे नीचे हैं, हम लॉयर्स हैं। और ऐसे भी इंस्टांसेस आए हैं, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन एक सीनियर लॉयर ने, उसने चीफ जस्टिस को बोल दिया था कि इस कुर्सी को मैंने 5 बार ठुकराया है, सो डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। इस तरह की बातें भी होती है कोर्ट रूम में। तो ये जो घमंड है इनका कि हम लॉयर हैं, हमको सब कुछ पता है, तो वही प्रतिफलित होती है इन बातों में कि ये कह सकते हैं कि 16 में से जो है आधे जजेज जो हैं वो तो बिल्कुल ही बेकार हैं, वो करप्ट हैं। और 2009 में ये बात कही थी, वो केस अभी तक चल रहा है। और 2020 में उसने यही बात कही कि पिछले 6 सालों में जो चीफ जस्टिस आए वो करप्ट हैं और वो जो है मतलब इतना बेकार जुडिशियल सिस्टम तो आपातकाल के भी समय में नहीं था। तो आज उस पे जो है जिरा हुई और आज पनिशमेंट अनाउंस होने वाला था। फिर भी जस्टिस अरुण मिश्रा ने प्रशांत भूषण को कहा कि अगर आपको अपने डिफेंस में कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, आपको कोई स्टेटमेंट देना है तो। लेकिन ये एरोगेंट आदमी, ये इतना जिद्दी और घमंडी आदमी है, इसने कहा कि नहीं, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मैं अपना स्टेटमेंट नहीं बदलने वाला। शायद इसको लग रहा हो कि बार एसोसिएशन जो है सुप्रीम कोर्ट का, मतलब वकीलों का जो समूह है, वो इसके लिए उतरेगा और वो शायद जो है हड़ताल कर देगा या कुछ करेगा। लेकिन जबकि ये जो कंटेम्प्ट का केस इसके ऊपर लगा था उस ट्वीट के कारण कि तुम अगर कह रहे हो कि कोई करप्ट है या डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग रहे ये लोग, तो तुम्हें प्रूफ लाना चाहिए। अगर प्रूफ नहीं है और तुम एक आम आदमी तो हो नहीं, तुम तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो, तो उसका एक निर्देश होता है, दिशा निर्देश, उसका पालन करना होता है। तब तुमने ऐसे कैसे कह दिया। इन सारी बातों को लेके आज जो है चला था और 2 दिन का और टाइम दिया है कि तुम्हें वापस। ऐसे ही इसने एक और केस है जिसमें इसके वकील ने, प्रशांत भूषण के वकील ने, ये फरवरी 1, 2019 की बात है, उसमें यही अरुण मिश्रा ही जज थे और अरुण मिश्रा को बोल दिया कि प्रशांत भूषण ने कि इनको जो है इस पर्टिकुलर केस से अपने आप को रिक्यूज़ कर लेना चाहिए, मतलब इस पर्टिकुलर केस में उनको नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए इसका कोई मतलब रीज़न नहीं दिया। केस क्या था कि सीबीआई वर्सेस सीबीआई, आपको याद होगा, तो उसमें एक अंतरिम सीबीआई चीफ जो है नागेश्वर राव को बनाया गया था और उसमें एक हाई पावर्ड कमेटी जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के रिप्रेजेंटेटिव एक जस्टिस थे और लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन का भी एक वहाँ पे मेंबर था।
और मेजॉरिटी में ये पास किया गया कि इस व्यक्ति को इंटरिम चीफ बना दिया जाए। अब उसमें जो है प्रशांत भूषण ने ये ट्वीट लिखा था, और ये लिखा था शायद फेसबुक में लिखा था कि ये जो हुआ है, ये नियुक्ति जो हुई है वो इलीगल है शायद, और वो यहाँ तक बोल दिया कि ये जो HPC है, हाई पावर्ड कमेटी है, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग जो हैं वो फर्जी हैं। ऐसा मतलब मेरी बात हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे से और उन्होंने कहा कि उनकी बात नहीं मानी गई और कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, और मैं अब ये एकदम निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि ये फर्जी मिनट्स ऑफ मीटिंग जमा कर दी गई। तो उसके ऊपर जो है कंटेम्प्ट का चार्ज लगता है, कोर्ट की अवमानना का, कि आपने ऐसा कैसे किया, आपके पास सिवाय इसके ये वर्बल की आपको मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा कहा, आपके पास और क्या प्रूफ है। तो फिर ये हुआ कि इनके जो वकील थे दुष्यंत दवे करके हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है हमसे गलती हो गई, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रशांत भूषण को, हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन उसी कोर्ट में प्रशांत भूषण भी बैठा हुआ था, तो जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि जब ये आदमी यहीं पे बैठा हुआ है तो इसको सामने आने दो और ये खुद स्वीकारे कि हाँ ये माफ़ी मांग रहा है। आप सोचिए कि जिसका वकील माफ़ी मांग रहा हो वो अपने वकील से डिफर करता है और बोलता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने जो बातें लिखी हैं वो बोनाफाइड है, वो सही लगती है मुझे और मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला। इसी तरह एक नवंबर 2017 का 11 नवंबर 2017 का है केस, उसमें तो इसके एक सिटीजन्स फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स करके इनका एक संस्था थी, उसको उस पर 25 लाख का सुप्रीम कोर्ट ने जो है फाइन लगाया चीफ जस्टिस पे। उसमें 5 जजों की बेंच थी और उसमें चीफ जस्टिस पे इसने कहा कि आप पे एक मेडिकल कॉलेज का केस था, उसमें कहा गया कि इस पे जो FIR लिखा गया है उसमें ये कहा गया है कि पैसे देके उसके फेवर में, मतलब जजेज को पैसे दिए गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेज को, और उसके फेवर में फैसले को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है। और उसने बोल दिया चीफ जस्टिस भी इसमें इन्वॉल्व है। तो चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने कहा कि उसमें अगर उसका नाम लिखा हुआ है तो वो वाला पैराग्राफ पढ़ के मुझे बताओ जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। वहाँ पे उसने पढ़ा, जाहिर सी बात है उसमें नाम नहीं लिखा हुआ था। उसके बाद चीफ जस्टिस ने जो उस पर रिमार्क्स लिखा कि ये तुमने अवमानना कर दी है, कंटेम्प्ट किया तुमने कोर्ट का, लेकिन दिस इज सो पैथेटिक, मतलब ये इतना बेकार है कि इट इज़ नॉट इवन वर्दी ऑफ ए कंटेम्प्ट, मतलब उसको उससे भी नीच और हीन और घटिया बताते हुए कोर्ट को ये रिमार्क देना पड़ा कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ इवन कंटेम्प्ट, कि तुम इतने नीच और मतलब इस तरह की बातें कर रहे हो जो कंटेम्प्ट के भी दायरे में नहीं आता है, उससे भी गिरा हुआ और उससे भी बेकार कोई चीज़ है। और फिर तब जो है ये आदमी उंगली दिखाते हुए चीफ जस्टिस की तरफ बोला कि तुम जज हो, तुमको जो मन में आएगा वो करोगे, मैं जो है नहीं मानता, और वो वॉकआउट कर जाता है कोर्ट से। ये एक मामला था। 20 नवंबर 2013 को कोयला वाला आवंटन घोटाला था, कोल स्कैम, उसमें एक वाहनवती करके अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के, तो उनके बारे में कहा गया कि कथित तौर पे उन्होंने बिना पढ़े ही मतलब बोल दिया कोर्ट में कि हाँ मैंने वो पूरा पढ़ा है डॉक्यूमेंट, और उन्होंने बोला। तो बाद में पता चला कि उन्होंने नहीं पढ़ा था ये कथित तौर पे। उसके बारे में फिर से प्रशांत भूषण ने उल्टा सीधा कुछ लिखा, तो वहाँ पर भी उसको जो है अपोलोजाइज करना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी, और उसने कोर्ट में बोला कि हाँ मुझे इस तरह के कमेंट्स जो है पास नहीं करने चाहिए थे। फिर जो है 2016 में जनवरी 15 को जियो का एक मामला चलता है। जियो का मामला क्या था कि ये बोलता है प्रशांत भूषण की जियो को सरकार ने 4G का जो दिया था वो इंटरनेट के लिए दिया था, लेकिन और कम पैसे पे दिया था, लेकिन अब जो है ये कंपनी जो है वो वॉइस कॉल्स भी करवा रही है। तो ये जो है बहुत गलत बात है और इस पे जो है कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, और इसमें सरकार ने घोटाला किया। और ये आया था वही सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करके इसकी जो संस्था थी उसके जरिए। यहाँ पर जजेज जो थे उनमें और प्रशांत भूषण में काफ़ी बाताबाती हुई। उन्होंने कहा कि CPIL जो तुमने क्रिएट किया, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्या तुम बन सकते हो सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन?
जनहित याचिकाएं जो होती है उसका ये केंद्र मतलब नाम में ही लिखा हुआ है। तो चीफ जस्टिस ने और बाकी जो जजेस थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया उस मामले में। वो कहते हैं कि क्या कोई एक संस्था ऐसा बन सकती है या फिर उसका पर्पस क्या है। तुम शायद यू वांट टू टेक द सिस्टम फॉर अ राइड, तुम गधा बनाना चाहते हो सिस्टम को, और जैसे कि हमें मतलब मुंह कान नहीं है, हम आँख नहीं है हमारा, हम देख नहीं सकते हैं कि तुम क्या करना चाह रहे हो। यहाँ पर उन्होंने कहा कि स्क्रूटनी कैसे करते हो, तुम एक एमिनेंट लॉयर हो और तुम बोल रहे हो कि ये सेंटर फॉर PIL हमने बनाया हुआ है, तो इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। तो प्रशांत भूषण ने 5 लोगों के नाम गिनाए। उन 5 नामों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या ये लोग तुम्हारे द्वारा दायर किए गए या इस सेंटर से जो PIL आता है उसकी स्क्रूटनी होती है, क्योंकि हर PIL को सुप्रीम कोर्ट में ये देखा जाता है कि क्या ये मेंटेनेबल है, क्या इस पे एक्चुअल में इसको कोर्ट रूम में ले जाना चाहिए, क्या इसकी मतलब ऑथेंटिसिटी है कि वहाँ पे टिकेगा ये आर्ग्यूमेंट्स के दौरान। तो इस तरह की बातें वहाँ पे होती हैं। तो ये पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि हाँ ये हम मतलब ये 5 लोग जो हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद होता है। इसी पे एक F नरीमन साहब थे, उन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया कि बोला कि मैं इस CPIL का हिस्सा था लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ ये जो PIL यहाँ पे दायर होते हैं। तो यहाँ पर भी CJI ने जो TS ठाकुर थे उन्होंने कहा कि तुमने इसे अपने पर्सनल वेंडेटा के लिए या जो भी मतलब कॉरपोरेट स्कोर सेटल करने के लिए, इस तरह की बातों के लिए तुमने इसको PIL को प्रॉक्सी इंटरेस्ट लिटिगेशन टाइप का बना दिया कि तुम उन लोगों को रिप्रेजेंट करने आते हो जिनका मूल उद्देश्य जो है वो फैसला पाना या न्याय पाना नहीं है। उनका मूल उद्देश्य ये है कि वो एक पॉलिटिकल पॉइंट जो है किसी के अगेंस्ट स्कोर करता है। आप जानते हैं कि अंबानी और मोदी को लेके लोग कहते रहते हैं कि उसकी जेब में है, अडानी के बारे में ये सारी बातें जो है चलती रहती। जनवरी 2017 में एक सहारा बिरला डायरीज केस आता है। उसमें प्रशांत भूषण ने, उस केस में ये माजरा था कि उसमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो उस वक्त थे, और जब ये केस आया था 2013 की बात है, कि उस समय सहारा और बिरला ने अलग अलग मामलों में कुछ करोड़ रुपए गुजरात CM को ट्रांसफ़र किए थे। ऐसा एक डायरी पे लिखा हुआ था और एक एक्सेल शीट पे लिखा हुआ था। इस मामले में प्रशांत भूषण ने मतलब बार बार, अभी मैं आगे केसेस डिस्कस करूंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि बार बार किसी न किसी जज को बोल देता है कि आप हट जाइए इस केस से। क्यों हट जाइए, तो उसमें रैंडम मतलब चीज़ें होती हैं। जस्टिस लोया वाले एक मामले में कह दिया कि आप दोनों भी बॉम्बे के हैं इसलिए आप हट जाइए। किसी में किसी और को कुछ और कारण से बोल देगा, और उसका भी अगर आप किसी जज के ऊपर ये बताना चाहते हैं कि आपको इसकी सुनवाई नहीं करनी चाहिए, तो उस जज के बारे में आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, और आप रिटन एप्लीकेशन देते हैं कि इस जज को रिक्यूज करना चाहिए अपने आप को इस केस से। उसके बाद भी एक जस्टिस ने इस बात पे ऑब्जर्वेशन अपनी दी है। उन्होंने कहा है कि कोई जज अपने आप को किसी केस से हटाए या ना हटाए, ये उसकी कंसाइंस का मामला है, वो उसके बुद्धि और विवेक का मसला है कि वो हटे या नहीं हटे। उसका हो सकता है रिलेशन रहा हो पास्ट में किसी एक आदमी से, तो वो स्वयं ही हट जाता है ताकि जुडिशियल प्रोसेस का, न्यायिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास बना रहे। लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि तुम एक कनेक्शन निकाल के ले आओ, और तुम चूंकि एक वकील हो और तुम जो है वकील नहीं, मतलब ऑलमोस्ट एक्सटॉर्शनिस्ट वाला एटीट्यूड है तुम्हारा, कि धमकी देते हो, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हो, प्रेशर क्रिएट करना चाहते हो। इस मामले में इन्होंने जस्टिस JS खयार जो है उनके ऊपर, जो बाद में चीफ जस्टिस भी बने इंडिया को, उनके ऊपर कहा कि ये आप जो है हट जाइए। तब स्ट्रॉन्ग शब्दों में वहाँ भी इसको जो है लताड़ लगाई गई थी कि तुम होते कौन हो, तुम ऐसी बात, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि तुम आओगे किसी दिन और प्रेशर क्रिएट करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करोगे जस्ट बिकॉज तुम्हें जो है कोई पॉलिटिकल स्कोर जो है अपने अपोनेंट के अगेंस्ट करना है, इस कारण से। तो वहाँ पे भी इसको लताड़ मिली थी। उसके बाद एक केस आता है 2017 में, प्रशांत भूषण ने मार्च की बात है, उसने चीफ जस्टिस को और मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही ये आरोप लगा दिया कि आप लोगों को PIL पढ़ना भी नहीं आता, आप ढंग से नहीं पढ़ते हैं। ये सॉल्ट लेक चिट फंड केस था, उसमें जो है
तब इसमें गुस्सा होके फिर जज जो वहाँ पे बोलते हैं, अंग्रेजी में जो बोलते हैं, हिंदी में अनुवाद में बताओ कि तुम होते कौन हो ये कहने वाले। ना तो तुम वादी हो, ना प्रतिवादी हो, ना ही तुम्हें जो लोग इसमें अपीयर कर रहे हैं उन्होंने वकील तुम्हें बनाया है, तो तुम किस हैसियत से इस तरह की बातें जो है लिखते या बोलते हो कोर्ट के बारे में या जुडिशियल प्रोसेस के बारे में। ये भी मतलब उसको एक लतार लगी थी। और मतलब पूरी लंबी श्रृंखला है। जस्टिस लोया के केस में होता है कि अप्रैल 19 2018 को उसमें CPIL ने कई PILs फाइल किए थे कि इस केस को रीओपन करना चाहिए और इस पर दोबारा जांच होनी चाहिए। इसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक तो कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, मतलब इसमें किस बेसिस के ऊपर तुम ये केस खुलवाना चाहते हो वो कोई बेसिस है ही नहीं इसमें। और कोर्ट ने कहा कि इसमें इतना ज़्यादा ये वकील प्रशांत भूषण इन्वॉल्व है कि पर्सनली जो है इन्वेस्टिगेटर की भूमिका अदा कर रहा है, जबकि फैमिली जो है उसने कह दिया था कि नहीं हार्ट अटैक से ही मृत्यु हुई थी। और प्रशांत भूषण जो है ला रहा है कि नहीं ये देश के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं और मैंने कई कार्डियोलॉजिस्ट से बात की, उन्होंने कहा कि ये हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता, मतलब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आदि निकलवाई थी। तो 2 जजों को इसमें से हटने को कहा था कि ये लोग जो है बॉम्बे के हैं इसलिए हट जाएं। जैसे कि मैंने बोला कि इसका स्टाइल रहा है कि इसका मन जिससे नहीं मिलता है या ऐसे रैंडम जो है ये बोल देता है कि आप जो है हट जाइए इस केस से। और जज और जुडिशरी पे बार बार आपको याद होगा कि रवीश कुमार किस तरह से 2014 में जब से जस्टिस लोया की मृत्यु हो जाती है उसके बाद से ये लोग लगातार द वायर ने, कैरावान ने, ये पूरा गिरोह जो है लगातार किस तरह के प्रोग्राम्स कर रहा था और ये बताना चाह रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये फलाने केस की सुनवाई कर रहे थे इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। अभी भी टीस उठती है रवीश कुमार को, तो अभी भी वो कभी कभी जो है जस्टिस लोया के ऊपर बोल देता है। उसी तरह एक हरेन पांड्या केस था जो गुजरात के फॉर्मर होम मिनिस्टर थे, उनकी हत्या जो हुई थी। इस केस में मतलब प्रशांत भूषण ने ये क्लेम किया कि देखिए हमें जो है ये लोग कुछ नए तथ्य लेके आए हैं और इस आलोक में जो है इस केस को दोबारा खोलना चाहिए। इसमें कई सीनियर IPS ऑफिसर, सीनियर पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं और हमें मतलब एकदम स्टार्टलिंग ट्रूथ जो है इसके बारे में आए हैं, तो रीओपन होना चाहिए केस। जबकि केस में क्या था, इसमें भी जस्टिस अरुण मिश्रा ही इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा कि तुम एक्यूज जो आरोपित हैं और जिन्हें सजा सुनाई गई है उनकी बातों को, उनकी अटकलों को कि वो अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा है तो वैसा हुआ होगा, उसको बेसिस बना के तुम हमारे पास चले आए और तुम बुक का और न्यूज़पेपर की कटिंग्स को आधार बना के, मतलब सुप्रीम कोर्ट में तुमको नहीं आना चाहिए, आप एक सीनियर लॉयर हैं, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। और इसमें भी वही CPIL ही जो है इन्वॉल्व था और उस पर 50,000 रुपये का फाइन लगा है। अप्रैल 27 2020 को इस साल जो है एक और नौटंकी की प्रशांत भूषण ने, उसने जो है एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के आधार पे द हिंदू का था और पता नहीं मतलब श्रमिकों की संख्या कितने लाख में है ये हम और आप सब जानते हैं। उसमें द हिंदू ने कोई एक सर्वे रैंडम सा किया था और बोला कि 96% श्रमिकों को खाना पानी नहीं मिल रहा है, वो परेशान है, उनको वेजेज नहीं मिल रहे हैं, तमाम तरह की बातें। हम सब जानते हैं कि कोरोना के समय में एक असामान्य परिस्थिति थी और उस कारण से देश किस तरह से जूझ रहा था और सरकार ने श्रमिक ट्रेनें चलवाई हैं, सरकार ने डायरेक्टिव्स पास किए हैं कि जो लोग भी इन लोगों को, मतलब प्रधानमंत्री स्वयं आकर देश को राष्ट्र के नाम संबोधन में ये बोले हैं कि जो लोग सक्षम है दे सकते हैं इन लोगों को पैसा, वो ज़रूर दें। और सरकार हर तरह के उपाय कर रही थी जो करना चाहिए। वहाँ पे ये पहुँच गया कि नहीं सरकार कुछ नहीं कर रही और आप लोग तो कुछ भी सरकार कह देती है, आप लोग कुछ भी मान लेते हैं, इस तरह के एक्यूजेशंस उस पर लगा रहता है। इस पर भी जज ने कहा कि तुम्हारा हिसाब किताब बड़ा गड़बड़ है। प्रशांत भूषण को बोला कि जब भी तुम हारते हो, जब भी तुम्हारी बात नहीं मानी जाती, जब भी तुम्हारे अगेंस्ट रूलिंग आती है, तब तुम जो है तुरंत लॉन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, वहाँ माइक लगा रहता है और वहाँ पे जाके तुम कहने लगते हो कि नहीं लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये तुम्हारा मतलब टेम्पलेट रिस्पॉन्स है। इसलिए तुम जो बोल रहे हो, तुम जो कहते हो, तुम इस तरह के कंजेक्चर्स लगाते हो, उसका हम पे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जुडिशियल प्रोसेसेस को या जजों को बार बार जो है प्रेशराइज नहीं कर सकते हो। तुम अपना ये जो एक लेके चलते हो टैग एक्टिविस्ट, लॉयर, क्रूसेडर और तमाम तरह की बात। तो आपने देखा कि लगातार एक के बाद एक 10-11 बार ये आदमी, मतलब साल में 1-2 बार तो ये हमेशा
डांट सुनता ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, उनके जजेस से, और ख़ास करके अरुण मिश्रा से, जिनकी कोर्ट में अभी इसका अवमानना वाला उसमें कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है, उसमें कितना मतलब क्वांटम ऑफ सेंटेंस किस तरह का होगा। हो सकता है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वाला टाइटल हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाए या कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाए। तमाम तरह की इसमें मतलब लीगैलिटीज़ हैं, इसमें स्कोप है जजमेंट का। अवमानना में होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है तय कर सकती है कि वो कितना मतलब सामने वाला कितना सीरियस व्यक्ति है और वो कितना हार्म कर सकता है और उसकी मंशा क्या है इसके पीछे। इस केस में और भी कुछ होता रहेगा तो हम आप तक लेकर आएंगे। जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।